नमस्कार, मैं आशा विभाकर खुला आकाश के मंच से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और दर्शकों, आज का हमारा विषय है काउंसलिंग थेरेपी फॉर वीमेन। और अगर बात करें काउंसलिंग की दर्शकों, तो इसकी आवश्यकता सिर्फ परेशानियों में ही नहीं होती है। कई बार जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करने के दौरान भी पड़ती है। दर्शकों, हर व्यक्ति के जीवन में यदि सुख है, खुशी है, तो जटिलताएं भी हैं, परेशानियां भी हैं। कई बार विकल्प बढ़ जाने से लोग असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं और सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। इससे उनकी दिनचर्या तो प्रभावित होती ही है, इसका प्रतिकूल प्रभाव उनके भविष्य पर भी पड़ता है। इसके अलावा भी बहुत सारी परेशानियां हैं लोगों के जीवन में, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। दर्शकों, बहुत सारी ऐसी भी बातें होती हैं जिसे लोग अपने घर परिवार में अपने माता पिता, भाई बहनों या फिर अपने अभिभावकों से शेयर नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उन्हें एक ऐसे एक्सपर्ट की आवश्यकता पड़ती है जो उनकी समस्याओं को सुन सके, उनकी बातों को सुन सके, उन्हें समझ सके और उन समस्याओं से बाहर निकालने में उनकी मदद कर सके, ताकि जो आगे की राह है उनकी वह सहज हो सके, आसान हो सके। जी हाँ दर्शकों, तो ऐसे में उन्हें एक काउंसलर की आवश्यकता होती है जो उन्हें उनकी समस्याओं से दूर करने में या अलग करने में क्षमता रखते हैं, शक्ति रखते हैं और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। जी हाँ दर्शकों, और इस पूरी प्रक्रिया को काउंसलिंग कहते हैं। तो आज बातें काउंसलिंग थेरेपी के बारे में होगी और चर्चा के लिए हमारे कार्यक्रम में मेहमान के रूप में आमंत्रित हैं भव्या कुमार, जो कि एक मनोचिकित्सक हैं। और आपको बता दूं दर्शकों कि भव्या जी ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और वर्तमान समय में पटना में कार्यरत हैं। तो आइए मिलते हैं आज की हमारी मेहमान और मनोचिकित्सक भव्या कुमार से। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन खुला आकाश के मंच पर। और धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के कि मैं लोगों तक ये बात पहुँचा सकूँ कि कितनी महत्वपूर्ण है आज के ज़माने में। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। और भव्या जी, आप एक मनोचिकित्सक हैं। हाँ। और जैसे ही हम बात करते हैं मनोचिकित्सक की, काउंसलिंग थेरेपी की, तो लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आज खुला आकाश के मंच से लोगों को उनके हर सवालों का जवाब मिले और लोगों की दुविधा दूर हो। तो सबसे पहले बताएं कि यह जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, यह कैसी प्रक्रिया है और इसकी आवश्यकता लोगों को क्यों पड़ती है? बहुत बार जब आप काउंसलिंग की बात करती हैं या बोलती हैं कि अच्छा आपको थेरेपी की ज़रूरत है, आप एक मनोचिकित्सक के पास जाइए, तो लोगों को लगता है कि अरे ये क्या मैं पागल थोड़ी हूँ कि मुझे किसी के पास ऐसे जाने के लिए बोल रहा है। पर लोग ये भूल जाते हैं कि हमारी जो दिन प्रतिदिन की समस्याएं हैं, छोटी छोटी परेशानियां हैं, इन सब के लिए भी हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो हमें बिना संकोच किए, जिसके पास हम सब बता सकें। तो यही एक प्रोसेस है। इसमें आप आते हैं तो जैसे दवाइयाँ खा करके इलाज होता है, इसमें हम बिना दवाई के इलाज करते हैं। इसमें हम लोगों से बात करते हैं, उनकी परेशानियों को समझते हैं और उन्हें उस परेशानी के अलग ढंग से सोचने के लिए भी बोलते हैं। कि जैसे आप अगर सोच रही हैं कि ठीक है मुझे नींद नहीं आ रही है, तो बहुत बार लगता है कि अच्छा मैं दिन में थकी थी, मुझे नींद नहीं आ रही है। पर बहुत बार ये भी होता है कि आप बहुत परेशान थी, जिसकी वजह से आप उस परेशानी को सोचते सोचते आपको नींद नहीं आ रही है। तो ये लोग को समझ में नहीं आता है, पर जब हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें बताते हैं कि अच्छा आप इस परेशानी को ऐसे भी देख सकते हैं। एंड उसके साथ साथ हम लोग और भी बहुत कुछ करते हैं। जैसे हम लोग आर्ट का इस्तेमाल करते हैं, चित्र बना करके इस्तेमाल करते हैं। बहुत बार हम लोग बातें करके जानते हैं कि क्या परेशानियाँ हैं। तो ऐसे है। एंड लोगों को इसकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा अभी मुझे जाना है, अभी मुझे परेशानी हुई तब मैं जाऊं। बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोग इंतज़ार करते रहते हैं या हमें पता नहीं चलता है कि इतनी गंभीर हो गई है, तब लगता है अच्छा मुझे ज़रूरत है। पर अगर आपको लग रहा है कि अच्छा मैं परेशान हूँ या कुछ दिनों से मैं परेशान हूँ, तब भी सही समय है कि आप जाएँ, आप बात करें। और एक बार आप जब मनोचिकित्सक के पास आएंगी तो वो आपको ज़रूर समझेंगे और आपकी बातों को गोपनीय भी रखेंगे, ताकि आपको ये डर नहीं लगे कि अच्छा ये बात बाहर भी जा सकती है। जी जी, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया कि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वह क्या है। तो दर्शकों, अगर देखा जाए तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जब आप एक काउंसलर के साथ बैठते हैं, मनोचिकित्सक के साथ बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो वे आपकी बातों को सुनते हैं और उन समस्याओं से बाहर निकालने में आपकी मदद करते हैं। इससे कई फायदे भी होते हैं, जैसे हर परिस्थिति का सामना करने की आपकी जो क्षमता है वह बढ़ जाती है, आपका आत्मसम्मान मजबूत होता है और आगे का जो आपका जीवन है उसे आप बेहतर ढंग से जी सकते हैं, बिल्कुल सकारात्मकता के साथ। जी हाँ। और भव्या जी, निश्चित रूप से यह प्रक्रिया जो है वह हर किसी के लिए ज़रूरी है अगर कोई थोड़ी सी परेशानी में है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि
किसी भी व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि उसे काउंसलिंग की आवश्यकता है, या फिर दूसरे शब्दों में हम कहें तो एक मनोचिकित्सक से कब मिलना चाहिए? बहुत सारे ऐसे स्वभाव में बदलाव आते हैं जिससे लोगों को समझ जाना चाहिए कि अच्छा मुझ में बदलाव आ रहा है। जैसे बहुत लोगों को नींद, जैसे मैंने पहले भी बताया, बहुत बार होता है कि नींद नहीं आ रही है और आप रात भर जगे हैं, या फिर आप रात में 3 बजे सो रहे हैं, 4 बजे सो रहे हैं, एंड ऐसा कभी पहले होता नहीं था। तो ये एक चीज़ है। फिर है एक स्वभाव में बदलाव, आपको लग रहा है कि मैं हमेशा दुखी महसूस कर रही हूँ, या मुझे किसी काम में मन नहीं लग रहा है, या मैं बहुत जल्दी जल्दी थक जा रही हूँ। थक जाना भी एक ऐसा सिम्टम है जो कि लोगों को लगता है कि अरे नहीं, ये तो मे बी मेरे शरीर में कुछ है। पर बहुत बार ये भी होता है कि मैं इसीलिए थक गई हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में इतना कुछ चल रहा था कि मेरा दिमाग इतना काम कर रहा था कि पूरी शरीर उसके वजह से थक गया, क्योंकि वो तो सोचने में लगा है। फिर बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है कि आप जैसे मान लीजिए आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रही है, तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ चलती है, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो ये सारी ख्याल चल रहे हैं, उसके वजह से आप और भी ज़्यादा काम करती हैं। तो उसके वजह से बहुत बार चिड़चिड़ाहट होती है। फिर बहुत बार ये भी लगता है कि अरे ये सब क्या छोड़ दूँ, या ऐसा लगता है कि बहुत लोगों से मैं झगड़ रही हूँ, या फिर मैं अपने गुस्से को नहीं बता पा रही हूँ कि ऐसा मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, और लोगों को लगता है कि अरे ये तो चिड़चिड़ा हो रहा है। पर एक्चुअली में ये इसमें इस समय में ज़रूरत होती है कि हाँ मैं जाके बात करूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं जो बताती है कि हाँ अब मुझे ज़रूरत है एक काउंसलर के पास जाने की। यानी कि आप मानसिक रूप से परेशान हैं। हाँ। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने भव्या जी। तो दर्शकों, यूं तो आप एक काउंसलर से कभी भी मिल सकते हैं, एक मनोचिकित्सक से कभी भी मिल सकते हैं, लेकिन जब आपको ऐसा लगने लगे कि आप परेशान हैं, किसी बात को लेकर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तनाव आप पर हावी हो रहा है, चिंताएं आप पर हावी हो रही हैं, आप बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान हैं, अतीत और भविष्य के बीच में फंसे हुए हैं, क्या करना चाहिए, तो फिर आप एक मनोचिकित्सक से मिल सकते हैं और अपने आप को उन समस्याओं से बाहर निकाल सकते हैं। जी हाँ। और भव्या जी, जब कोई व्यक्ति अपने मानसिक रोग का इलाज थेरेपी के माध्यम से करवाता है, तो इसका प्रभाव कितने दिनों तक रहता है? सबसे अच्छी बात थेरेपी और काउंसलिंग की ये है कि ये जड़ पे जाता है। जैसे मान लीजिए नींद, जैसे मैं नींद की ही बात को लेके बढ़ रही हूँ आगे। बहुत बार क्या होता है ना कि हमारे पास ये कोपिंग होता है कि हम कोई भी सिचुएशन आया या कुछ भी हमारे साथ घटित हुआ, तो हमने उसके साथ कैसे उसको साझा किया, हमने उसके साथ कैसे उसको लेके आगे बढ़े। तो क्या होता है ना कि हम लोग को अंदाजा नहीं होता है कि अच्छा ये हुआ था मेरे साथ, और जैसे मैं दुखी थी, या जैसे मुझे किसी ने डांट दिया या मुझे किसी ने मार दिया। बचपन में बहुत बार होता है ना, बच्चे रोते रोते सो जाते हैं, है ना, तो ऐसा शरीर को ऐसा लगता है कि अच्छा मैं जब रोऊंगी तभी मुझे नींद आ सकती है। तो क्या होता है ना, जब हम थेरेपी में जाते हैं तो हम लोग इसी जड़ पे जाते हैं। तो जब जड़ से हम किसी प्रॉब्लम के अंदर जाते हैं तो हम लोग उससे जब निकालते हैं तो इसका समय बहुत दिनों तक रहता है। बहुत दिनों तक, मतलब आप सोच सकती हैं कि 4 साल 5 साल, जिंदगी भर तक भी रहता है। क्योंकि आप एक तरह से देखिए तो जड़ से आप उसको निकाल दी, तो जड़ से जब एक चीज निकल गया, कैसे पौधों के आसपास हो जाती है ना वीड जिसको बोलते हैं, तो जब उसको जड़ से निकालते तो वो तो बढ़ना बंद हो जाता है। तो एक उसी तरह का ये एग्जाम्पल है कि अच्छा इसी तरह से ये जिंदगी भर तक इसका असर रहता है। यहाँ एक चीज और समझाइए भव्या जी, यह जो प्रक्रिया है अलग अलग लोगों में इसकी अवधि अलग अलग होती है? हाँ, हर इंसान अपने एक यूनिक है, वो अपने जैसे, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। तो जैसे मान लीजिए आप है या मैं हूँ या कोई और भी है, तो हर के लिए वो प्रक्रिया, हर के लिए वो अवधि अलग अलग होती है। और ये हमारे लिए थोड़ा चुनौती है, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि इसके लिए ये काम करेगा, किसी के लिए जो काम किया वो दूसरे के लिए काम नहीं करेगा। तो इसमें हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि अच्छा ये इस इंसान के लिए ये काफी है या इस इंसान के लिए ये है। तो ऐसा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रक्रिया होती है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से आपने जानकारी दी भव्या जी। तो दर्शकों, अगर देखा जाए तो कुछ समस्याएं जो हैं वह कम अवधि में ही समाप्त हो जाती हैं, लेकिन कई बार गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से निपटने के लिए थेरेपी की प्रक्रिया को या उसकी अवधि को बढ़ाना भी पड़ता है। जी हाँ। और भव्या जी, जैसा कि आपने कहा बातचीत के दौरान, कार्यक्रम से पहले, कि आप ज्यादातर महिलाओं के लिए काम करती हैं या उनके साथ आप जुड़ी हुई हैं, तो महिलाएं जो हैं किस किस तरह की समस्याएं लेकर आती हैं और उनकी थेरेपी कितना महत्वपूर्ण है, यह भी बताएं। महिलाओं की थेरेपी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनकी समस्याएं बहुत पता है, लोग बोलते हैं कि अच्छा महिला है, ये तो ऐसे ही बोलती रहती है या इसको तो हमेशा रोना ही होता है। पर महिलाएं के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। जैसे हम भारत माँ बोलते हैं या माँ बोलते हैं, आप एक देख लीजिए, माँ के दिमाग में कितना कुछ चल रहा होता है ना। अपने बच्चों की परेशानी, अपने पति को देखना है, अपने परिवार को देखना है, अपने आप को भी देखना है। तो क्या होता है कि बहुत बार महिलाएं आती हैं जो अपने करियर से में ये
कोई निर्णय नहीं ले पा रही हैं। हाँ। या फिर उसमें वो फंसी हुई हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि अच्छा मुझे जॉब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या घर में पति से झगड़ा हो गया या परिवार से झगड़ा हो गया, या बहुत बार ये भी होता है कि उन्हें समझ में नहीं आता है, जैसे हमें पीरियड्स होता है। हाँ। जैसे किशोर अवस्था में टीनेजर्स, हाँ। उनको भी बहुत बच्चियां भी आती है कि अचानक से उन्हें लगता है कि बहुत मूड स्विंग हो रहा है कि अच्छा मुझे किसी दिन बहुत अच्छा लग रहा है, किसी दिन मुझे एकदम कम ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत दुखी हूँ। ये सारी समस्याएं भी होती है। फिर मेनोपॉज के टाइम में जो 50 साल और उस समय की औरतों को होता है, उस समय भी कितनी सारी बदलाव आ रहे होते हैं, चिड़चिड़ाहट हो रहा होता है, फिर शरीर में बदलाव हो रहा होता है। ये सब परेशानियां भी होती है जो समझ नहीं पाती है कि अच्छा ये सारी चीजें भी हो रही हैं। फिर घरेलू हिंसा, ये इतनी बड़ी परेशानी है जो बहुत सी औरतें लेकर आती हैं। हिंसा सिर्फ फिजिकल या फिर मारपीट में ही नहीं होता है, हिंसा ऐसे भी होता है कि लोग झगड़ा कर रहे हैं या चिल्ला चिल्ली हो रही है, उससे भी इतनी प्रभाव पड़ता है महिलाओं को। तो उन सारी चीजों के लिए भी बहुत बार आते हैं ये लोग कि अच्छा मैं इससे कैसे करूं, मैं इसको सुधारूं कैसे। और बहुत बार ये होता है कि हम दूसरों को तो नहीं सुधार सकते ना, तो मैं इससे कैसे सामना करूं, मैं इसको लेके कैसे आगे बढ़ूं ताकि मैं अपना ध्यान दे सकूं। तो आजकल महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है कि अपने यानी कि खुद को बदलना जरूरी है। हाँ, खुद को बदलना और खुद को संभालना भी बहुत जरूरी है। एक आपने सुना होगा बाउंड्री के बारे में, बोलते कि अपना दायरा है ना, कि आप हर किसी को नहीं सुधार सकती है, आप हर किसी की मदद नहीं कर सकती, तो अपने आप को अपने दायरे में रहना वो बहुत जरूरी है जी। कि हम जाने कि अच्छा हम इतना कर सकते हैं या मेरी शरीर की क्षमता इतनी है, हम इतना कर सकते हैं। बहुत बार होता है ना कि हम घर में काम कर रहे फिर अचानक से लगता है कि यार इतना थकान क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जानते नहीं है कि अच्छा हमारा शरीर इतना काम ही नहीं कर सकता है। तो ये सारी कोई चीजें हैं जो महिलाएं आती है। तो बहुत बार ये भी चीजें लेकर आते हैं लोग, स्पेशली अभी कोविड के बाद कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोग चले गए, तो उनसे भी लोगों को डील करने में और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अच्छा मैं कैसे रहूं। ये अचानक से हो गया लोग एकदम अचानक था, ये किसी कोई तैयार नहीं था इसके लिए। तो इसके लिए भी बहुत कोरोना के बाद तो बहुत लोगों को जरूरत पड़ी कि हम किसी के चले जाने के बाद हम कैसे जिए, हम कैसे रहे। ये एक बहुत बड़ा दर्द है जो बहुत लोगों ने बोला इसके बाद। यानी कि अगर देखा जाए दर्शकों तो महिलाओं को इसकी बेहद आवश्यकता है। और जैसा कि भव्या जी ने भी कहा कि बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं अपना ख्याल रखें, यानी कि जो बदलने लायक है उसे बदलिए, जो बदलने लायक नहीं है उसे स्वीकार कीजिए, जो स्वीकार करने लायक नहीं है उससे आप चाहें तो थोड़ी दूरी बना सकते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि आपको हर हाल में अपने आप को खुश रखना है। जी हाँ, तभी आप हर तरह की परिस्थितियों का सामना कर सकती हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं जो हैं हर दिन नए नए तनाव से जूझती हैं, नई नई परेशानियों से गुजर रही होती हैं, जो कि उनकी शारीरिक और भावनात्मक समस्याओं का कारण भी बन जाता है। तो ऐसे में एक काउंसलर या एक मनोचिकित्सक जो है उन समस्याओं से बाहर निकलने में आपकी मदद कर सकते हैं। जी हाँ, और भव्या जी महिलाओं की बात चली है तो एक चीज़ और समझना चाहूँगी, कई बार ऐसा भी होता होगा जब आप महिलाओं से मिलती होंगी तो महिलाएं जो हैं अपने अंतरंग मुद्दों पर बात करने से घबराती होंगी, बहुत घबराती हैं। कैसे उनसे बातें करती हैं, कैसे उन्हें कन्विंस कर पाती हैं आप? ये अंतरंग मुद्दे अब जो बता रही हैं ये एक ऐसी चीज़ है ना, बचपन से या फिर बहुत ज़माने से ही आप देखी होंगी कि हम अभी महिला सशक्तिकरण की भी बात करते हैं, और पुराने ज़माने में भी आप देखी होंगी कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार बहुत होता है। और महिला तो महिला पुरुषों दोनों को बोला जाता है कि नहीं आप अंतरंग मुद्दों के बारे में आप नहीं बात करिए, ये ऐसी चीज़ है जो आपके कमरे में ही रहनी चाहिए, है ना। एंड इसके वजह से काफ़ी महिलाएं बहुत परेशानियों से भी गुजरती है, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि अचानक से ये क्या हो गया और किससे कहें। और ये बहुत बताना किसी को बहुत मुश्किल हो जाता है। आप अपनी माँ से नहीं बता सकते, अपने ससुराल में तो आप बता ही नहीं सकते हैं, दोस्तों के साथ भी बहुत संकुचित महसूस होता है। तो जब मेरे पास अगर कोई महिला आती है इस बारे में बात करने के लिए, तो मैं उनसे सबसे पहले पूछती हूँ कि आप कितनी कंफर्टेबल हैं, आपको कितना आपको अगर संकोच महसूस हो रहा है, या आप अभी इसके बारे में बात करना चाहेंगे कि नहीं बात करना चाहेंगे। मैं पहले उनसे परमिशन लेती हूँ, उनसे मैं अनुमति लेती हूँ कि आप बात करना चाहेंगी। तब उन्हें महसूस होता है कि नहीं मैं यहाँ पे मेरी बात सुनी जाएगी, तब फिर वो धीरे धीरे बात करते, बहुत शर्माती भी हैं। तब फिर मुझे उन्हें समझाना पड़ता है कि ये ऐसी चीज़ है जो हर इंसान के लिए ज़रूरी है, और ये ऐसी भी चीज़ है जो हमें बचपन से बताया जाता है कि नहीं आप इसके बारे में बात नहीं कर सकते। तो फिर क्या होता है कि ये जब वो सुनती है कि अच्छा, तब उन्हें लगता है कि अच्छा मैं अकेली नहीं हूँ, ये और भी औरतें ये बात सुनती हैं कि अच्छा ये अच्छी चीज़ नहीं है बात करने के बारे में।
पर जब ये बात करती हैं तब फिर मुझे बताती हैं कि अच्छा मेरे शरीर में ये हो रहा है या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर वो जब बताती है तो फिर मैं उनके साथ बहुत धीमे धीमे इस बात को उठाती हूँ और उनसे फिर बात करती हूँ। फिर उसी के बीच में मैं बहुत बार उनसे बोलती हूँ कि अच्छा आप इसके ड्राइंग बना के आप बताइए आपको कैसा लग रहा है। बहुत बार जब शब्द नहीं मिलते हैं तो मैं बोलती हूँ अच्छा आप ड्राइंग बनाइए, आप उसमें देखिए कि उसमें आपको क्या लग रहा है। तो आप बात यह है कि आपको बस किसी तरह से ये बात को निकालनी है। तो फिर वो ड्राइंग बनाते हैं तो फिर बोलते हैं अच्छा मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा था जब मैं बना रही थी तो मुझे लगा कि हाँ मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है जो मेरे साथ हो रहा है। तो फिर ये ऐसे ऐसे करके बात करती है तो फिर वो खुलती हैं। फिर मैं उन्हें बताती हूँ कि ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये शरीर की ये भी एक नीड है। तो फिर वो समझती हैं, फिर वो बताती हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग ऐसे ही बढ़ते हैं आगे। यानी कि जैसे जैसे थेरेपी की प्रक्रिया आगे बढ़ती जाती है, जो महिलाएं हैं आपके साथ काफी आरामदायक और सुरक्षित महसूस करने लगती हैं और अपनी बातें आपके साथ साझा भी करने लगती हैं। सुरक्षा और ये संकोच, ये दो चीज थेरेपी में बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, अगर वो आपके साथ सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है तो वो बता भी नहीं पाएंगे। क्योंकि अब मैं तो उनके लिए एक स्ट्रेंजर ही हूँ ना, मैं तो वो मुझे नहीं जानते हैं, मैं तो कोई ऐसी बाहर से ही हूँ। तो काफी बार उन्हें बहुत संकोच भी महसूस होता है। लेकिन यही एक डिफरेंस, यही एक अंतर होता है घर वालों में और दोस्तों में और हम में, कि हम किसी बात को कोई बाहर जाके नहीं बता सकते कि अच्छा वो मेरे पास आई थी। बहुत बार होता है ना जो बोलते गपशप करते हैं लोग कि इनकी घर की बातें, उनकी घर की बातें। यहाँ पे हम वैसा नहीं है, किसी को भी आप जज नहीं कर सकते, ये जज करना भी नहीं चाहिए। तो उनके लिए ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो खुले अपने जो भी मना है वो बोल सकती है। उनके लिए कोई पाबंद नहीं है कि अच्छा आप ये बात यहाँ नहीं बता सकती। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है इसकी, जो लोगों को बहुत मदद करती है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। यानी हम कह सकते हैं दर्शकों कि एक मनोचिकित्सक की जो भूमिका है अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण होती है। तो जो भी महिलाएं इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं, देख रही हैं, सुन रही हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि यदि आप किसी भी समस्या से पीड़ित हैं, उलझन में हैं, निर्णय नहीं ले पा रही हैं, तनाव में हैं, अपने अंतरंग मुद्दों को लेकर परेशान हैं, तो संकोच बिल्कुल ना करें। आप किसी काउंसलर से मिलकर अपनी समस्याएं उन तक पहुंचाएं और उन समस्याओं से आप आसानी से बाहर निकल सकती हैं। जी हाँ, बेहद ज़रूरी है। और भव्या जी, एक मनोचिकित्सक बनना है, कैसे सोचा इसके बारे में, या फिर शुरू से यही सपना था आपका? शुरू से मेरा ये सपना तो नहीं था। अब मैं भी बिहार से ही हूँ। बिहार में आप जानती होंगे कि कैसे हमेशा लोगों को बोला जाता है नहीं आप डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, IAS, ये तो यहाँ पे बहुत ही है। तो मैं भी पहले MBA करने के उसमें तैयारी कर रही थी। पर जब मैं तैयारी कर रही थी तब मैं साइकोलॉजी, मेरे बैचलर्स में भी था, मैंने पढ़ा था और मुझे पहले से भी इसमें इंटरेस्ट था। तो जब मैं पढ़ रही थी तो ये मेरा प्लान भी था। मैंने बोला कि अच्छा वहाँ नहीं होगा तो मैं यहाँ कर लूँगी। लेकिन जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैं खुद बहुत समस्याओं से गुजर रही थी। मुझे नींद में बहुत दिक्कत आ रही थी। अच्छा। मुझे कॉलेज में जब जाती थी तो वहाँ पे भी मुझे मन नहीं लग रहा था, मैं थक बहुत जा रही थी। तब फिर मैंने भी काउंसलिंग की मदद ली। तब उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो ये बहुत पसंद है और मैं शायद वो इसीलिए कर रही थी क्योंकि लोग कर रहे थे। तब फिर जब मैंने ये डिसाइड किया तो फिर मैंने इसको लिया और फिर मैंने टाटा इंस्टीट्यूट में मैंने अप्लाई किया, फिर वहाँ मेरा हो गया। फिर उसके बाद से मैंने अपना प्रैक्टिस शुरू किया। लेकिन अगर किसी को बचपन से ही, जैसे मान लीजिए, या फिर शुरू से ही मन है कि मैं काउंसलिंग बनूं या साइकोलॉजिस्ट बनूं, तो उसके लिए बैचलर्स में साइकोलॉजी लेना ज़रूरी है, जो कि आजकल 4 साल की होती है। उसके बाद फिर मास्टर्स करना बहुत ज़रूरी है। आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में कर सकती है या काउंसलिंग में कर सकती है, और उसके बाद किसी को और पढ़ने की मन हुई तो वो MPhil भी कर सकते हैं। तो ये 7 साल टोटल है। पर इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए, भारत में प्रैक्टिस करने के लिए 5 साल की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, मास्टर्स तक, जो स्नातक की डिग्री है। चलिए, तो आपने यह भी बता दिया हमारे दर्शकों को कि अगर वे इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो कैसे आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो बता दूं दर्शकों को कि एक मनोचिकित्सक का काम काफ़ी जिम्मेदारी भरा काम है, क्योंकि लोगों को उनकी समस्याओं से बाहर निकालना, उलझनों से बाहर निकालना, तनाव से मुक्ति दिलाना आसान नहीं है, स्ट्रेस से बाहर करना आसान नहीं है। इसके लिए काफ़ी, हम कह सकते हैं कि धैर्य की आवश्यकता होती है, सहनशीलता की आवश्यकता होती है। तो यदि आप इस कार्य क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो जो जानकारियां भव्या जी दे रही हैं, आप उसे ध्यान से सुने और उस पर अमल भी करें। जी हाँ दर्शकों, और भव्या जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले टीनेजर की चर्चा की और कहते हैं ना कि उम्र का एक ऐसा पड़ाव
जो काफी कठिन समय माना जाता है, और लोग कहते हैं कि बच्चे विद्रोही हो जाते हैं, विरोध करने लगते हैं। तो ऐसे में क्या उनकी काउंसलिंग भी होनी चाहिए, और साथ में माता पिता की भी? माता पिता की काउंसलिंग इस समय में बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि माता पिता, स्पेशली जो पहली बार माता पिता बन रहे हैं, उनको तो कोई अंदाजा नहीं है कि अच्छा मैं इस समय क्या करूं। तो उस समय बच्चों की तो काउंसलिंग जरूरी है, अपनी भी काउंसलिंग बहुत जरूरी है, ताकि वो अपने बच्चों को समझ सके। बहुत बार क्या होता है ना कि बच्चे विद्रोह करते हैं, झगड़ा करते हैं, डांटने लगते, चिल्लाने लगते हैं, अचानक या से फिर बात नहीं मानते हैं। तो फिर अचानक से ये होता है, फिर माता पिता को लगता है अरे ये तो जिद्दी हो गया, ये तो मेरी बात नहीं सुन रहा है। पर जब माता पिता काउंसलिंग में आते हैं तो हम उन्हें ये समझाते कि ऐसा उम्र है, जब वो जिद्दी हो रहे हैं या वो आपकी बातें नहीं मान रहे, तो आप उसे उस समय स्वीकार लीजिए, क्योंकि उस समय वो तो गुस्से में है, आप भी गुस्सा करिएगा, आप भी उसके साथ करिएगा, तो दो लोगों का गुस्सा मिलके वो दोगुना हो जाएगा। तो एक किसी को उस समय शांत हो जाना चाहिए। तो उस समय में माता पिता की बहुत जरूरी है, क्योंकि उस समय बच्चे बहुत बदलाव कर, उनके शरीर में बदलाव हो रही है, वो खुद भी बदल रहे हैं, मानसिक रूप से भी बदलाव आता है। वो देख रहे, वो दुनिया देख रहे, वो समझ रहे हैं कि अच्छा मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए, आसपास लोगों को भी देख रहे हैं। तो उस समय जो स्थिति होती है किशोरावस्था में, टीनेज में, उस समय लोग अब दुनिया को एक नई नजर से देखना शुरू करता है। और ये बहुत बार माता पिता नहीं समझ पाते कि अच्छा ये भी अभी देख रहा है, ये भी अभी जान रहा है कि अच्छा ये ऐसी हो रहा है। तो इस समय में माता पिता को भी बहुत जरूरी है और बच्चों को भी बहुत जरूरी है, अगर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है। कभी कभी तो आप जान सकते हैं कि अच्छा ये ठीक नहीं है, लेकिन अगर ये हर दिन हो रहा है तो उस समय में काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है। जी, तो चलिए, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे उन दर्शकों के लिए जिनके बच्चे उम्र के उस पड़ाव पर हैं जिसे हम टीनेजर कहते हैं दर्शकों। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस दौरान आप अपने बच्चों के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं। आप उनके साथ कोई इंडोर गेम खेलें, या फिर आप उनके साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, पार्क जा सकते हैं, शॉपिंग करें। कोशिश करें कि कम से कम दिन या रात मिलाकर एक समय का भोजन उनके साथ करें। अगर ऐसा करते हैं तो बच्चे आपके साथ सहज रहेंगे, फिर सारी बातें आपके साथ शेयर कर सकते हैं और इस तरह की समस्याएं नहीं हो सकती हैं। इसलिए यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि माता पिता को काफ़ी सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है उम्र के इस पड़ाव पर। जी हाँ, और आप कितने वर्षों से जुड़ी हुई हैं भव्या जी इस कार्य क्षेत्र से? मैं अपनी पढ़ाई जोड़ लूँ तो मैं तो अभी 4 साल हो गया। 2 साल में पढ़ाई भी जब कर रही थी तब मैंने भी बहुत जगह काम किया। फिर उसके बाद अभी भी मैं 1 साल से मैं पटना में हूँ, उसके पहले भी मैंने बैंगलोर इधर में काम किया। तो मैं काफ़ी दिनों से इसमें जुड़ी हुई हूँ और अभी काफ़ी समय भी हो गया। और मेरे काफ़ी सीनियर भी है जो लोग 10 साल से भी हैं, 15 साल से भी हैं। तो मुझे तो अभी इतना समय हो गया यहाँ पे काम। तो मैं यहाँ एक चीज़ और समझना चाहूँगी, काउंसलिंग का जो वर्तमान परिदृश्य है उसे कैसे देखती हैं आप? अभी काउंसलिंग और थेरेपी या फिर मानसिक स्वास्थ्य भारत में लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं। बिहार में अभी थोड़ा कम है, पर बिहार में भी लोग अभी जागरूक हो रहे हैं। यहाँ पे काउंसलर्स, थेरेपी या साइकेट्रिस्ट इनकी कमी बहुत है। आप अगर डेटा देखेंगी, स्टैटिस्टिक्स जिसको बोलते हैं, उसमें आप देखेंगी तो देखेंगे कि 1 लाख लोगों के लिए बस 1 या 2 साइकेट्रिस्ट हैं या 1 या 2 काउंसलर हैं। तो 1 लाख लोगों के लिए 2 लोग तो बहुत ही कम हुए। तो अभी ज़रूरत बहुत है और लोग अभी लोग भी आ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, पर अभी ये भी थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। पर मुझे बहुत आशा है कि 10 साल के अंदर ये इनकी संख्या बहुत बढ़ेगी और लोग भी और जागरूक होकर के आएंगे, क्योंकि इनकी ज़रूरत तो हर किसी को, एक छोटे बच्चे से लेकर के एक बड़े बुजुर्ग तक को ज़रूरत है। जी, यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे काउंसलिंग का विकल्प आ रहा है लोगों के सामने, वैसे वैसे इसके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है, लोग इसे लेना चाह रहे हैं। हाँ। जी हाँ, तो यहाँ एक चीज़ और बताइए, हर दिन आप नए नए लोगों से मिलती हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी होते होंगे। कोई ऐसी बात जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सकें और जिसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़े समाज के लोगों पर? मैं एक महिला के बारे में बताना चाहूँगी। ये मैं एक पुलिस स्टेशन में काम कर रही थी, तब मैं इनसे मिली थी। तब इनके घर में बहुत हिंसा चल रहा था और ये खुद भी बहुत परेशान थी। तो ये मदद लेने के लिए आई थी उस पुलिस स्टेशन में कि उनके घर में उनको बहुत आत्महत्या की भी सोच आ रही थी। उनको लग रहा था कि मैं मर जाना इससे बेहतर है। तो उनकी काउंसलिंग मैंने की थी और मेरे साथ उस समय जो थी उन्होंने भी की थी। फिर हम लोगों ने उनके साथ काफ़ी काम किया। काम करते करते फिर उन्हें अपने बारे में पता चला कि उन्हें सिलाई कढ़ाई में बहुत रुचि है। अच्छा। तो फिर हम लोगों ने सरकार की जो ट्रेनिंग थी उससे हम लोगों ने जोड़ा था उन्हें, और फिर उन्होंने खुद का एक टेलरिंग शॉप भी खोल लिया था।
और उसके बाद फिर कुछ समय के बाद वो आई थी, तब तक मैं वहाँ से आ गई थी। तब मुझे उन्होंने कॉल करके बताया था कि अब वो खुद कमा रही हैं, वो खुद अपने घर को चला रही हैं और उन्हें इतना अच्छा लग रहा है कि वो सोच भी नहीं सकती थी कि उनकी ज़िंदगी ऐसी हो सकती है। तो उस समय मुझे भी काफ़ी एकदम एक सेटिस्फैक्शन और बहुत एक अच्छा महसूस हुआ कि मेरे वजह से किसी की ज़िंदगी बदली और वो अपने लिए भी उठ सकी, तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी। उनकी ज़िंदगी में खुशी आई। हाँ। और साथ ही साथ आत्मनिर्भर हो गई वो। हाँ, आत्मनिर्भर हुई, खूब आत्मविश्वास आ गया और वो दूसरी औरतों को भी प्रेरणा दे रही हैं कि अच्छा तुम भी कर सकती हो। तो ये सुनकर के तो मुझे और भी अच्छा लगा कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है। लोग ही बोलते हैं कि अच्छा, फिर उन्होंने और लोगों को नौकरी दी कि अच्छा मेरे कब काम बढ़ रहा है तो आप मेरे पास आइए। तो एक औरत, जान लीजिए, इतना बदलाव आ जाए कि वो दूसरी औरतों की भी मदद करने लगे। ऐसे ही तो एक चेन बनता है। हाँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो काउंसलिंग थेरेपी की यदि बात करें दर्शकों, तो यह उन लोगों के लिए भी बेहद फायदेमंद हो सकता है जो प्रतिदिन तनाव, चिंता, मुसीबत, परेशानी या मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से गुजर रहे होते हैं और उससे बाहर निकलने के लिए रास्ते ढूंढ रहे होते हैं। तो स्थिति बहुत अधिक गंभीर हो जाए उससे पहले ही यदि आप किसी उलझन में हैं तो किसी मनोचिकित्सक से आप संपर्क करें और अपने आप को उन समस्याओं से बाहर निकालें ताकि स्थिति बहुत अधिक गंभीर न हो जाए। जी हाँ दर्शकों, और भव्या, बात चल रही है काउंसलिंग थेरेपी की, तो बच्चों की चर्चा आवश्यक हो जाती है। मैं जानना चाहूंगी आपसे कि बच्चों की करियर काउंसलिंग कितना जरूरी है? बच्चों की करियर काउंसलिंग आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है कि बहुत सारे माता पिता और उनके भी माता पिता, हमारी एक ही तरह की सोच थी कि अच्छा डॉक्टर बनना है, इंजीनियरिंग करना है। स्पेशली आप देखेंगे कि नॉर्थ में, जैसे कि बिहार, यूपी, राजस्थान, इधर लोगों का बहुत ये सोच है कि अच्छा ये नहीं बना तो फिर ज़िंदगी ख़राब हो गई। तो करियर काउंसलिंग इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस मिलता है कि वो अपने आप को देख सके कि अच्छा मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है, मैं ये करना चाहता हूँ। क्योंकि करियर आप अगर कुछ चूज कर रही हैं तो वो 60 साल तक आप करते रहेंगे जब तक आप रिटायर नहीं कर जाए, और 60 साल बहुत लंबा समय होता है। तो अगर आपकी किसी चीज़ में रुचि नहीं है और आप इतने समय तक करिए तो जाहिर सी बात है कि आपका मन तो उब ही जाएगा और आपको फिर लगेगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, छोड़ देने का ही मन करेगा। तो एक करियर काउंसलिंग अब जब करते हैं तो वो बच्चे को एक चांस मिलता है कि अच्छा मैं जान सकूं कि मुझे ये पसंद है और मैं ये कर भी सकता हूँ। यानी कि बच्चों की करियर काउंसलिंग बेहद जरूरी है एक सुखद भविष्य के लिए। सुखद भविष्य के लिए। और भव्या जी, हमारे पास समय का अभाव है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा धन्यवाद आपको कि मैं यहाँ पे आ पाई और मैं अपनी बातों को बता पाई और लोगों को जागरूक कर पाई कि नहीं, इसकी जरूरत बहुत है। जी हाँ, बिल्कुल। तो दर्शकों, ये थी भव्या कुमार जो कि काउंसलिंग थेरेपी के बारे में आपको जानकारी दे रही थी। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा यह कार्यक्रम? इस पर अपनी राय देने के लिए और अपने ढेर सारे पत्र लिखने के लिए नोट करें हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है directordkpatna@gmail.com। तो आज के अंक में बस इतना ही। खुला आकाश की पूरी टीम को दे अनुमति। नमस्कार।